जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है, इतिहास किसे कहते हैं, यानी इतिहास का डिफिनीशन। इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, आखिर जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसको जान लेते हैं। यानी कि इतिहास का महत्व क्या है और इतिहास के कालखंड। वास्तविक रूप से इतिहास हमारा यहाँ से प्रारंभ होगा, यहाँ से हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहास, इसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जो है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से इसका उत्पत्ति हुआ है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानना, खोजना या बुनना, यानी हिस्ट्री जो है इसकी उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया, इसकी उत्पत्ति जो हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजना, जानना या बुनना। इस प्रकार हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। और जो संस्कृत के विद्वान हैं उनका मानना है कि इतिहास की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है, इति, ह जोड़ आस। यानी इतिहास की जो उत्पत्ति हुई है वो इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है, इति जोड़ ह जोड़ आस। इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। आप हिस्ट्री की उत्पत्ति को समझ गए होंगे और इतिहास की भी उत्पत्ति को समझ गए होंगे। फिर से चलिए एक बार इसका मैराथन करा देते हैं। हिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया, इसका अर्थ होता है खोजना, जानना या बुनना। और इतिहास जो है संस्कृत के विद्वानों का मानना है कि इतिहास जो है संस्कृत के 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, इति जोड़ ह जोड़ आस। इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। यानी कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, इतिहास जो है वो अतीत में घटी हुई घटना जो निश्चित रूप से घटी हुई थी उसी घटनाओं का अध्ययन है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो थे वो ग्रीक के ही इतिहासकार थे। उन्होंने अपने पुस्तक में, उनके पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, उन्होंने अपने पुस्तक में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग पहली बार किया, जिसके कारण उन्हें हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री उन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। इनके पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिस्टोरिया जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिससे हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। और हेरोडोटस के पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में उन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, जिसके कारण उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि जब पूरे विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस है तो भारतीय इतिहास के जनक भी तो कोई ना कोई होगा ना। तो भारतीय इतिहास के जनक कौन है। भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज कौन थे। मेगास्थनीज जो थे वो भारत के पहले विदेशी यात्री थे। मेगास्थनीज जो थे वो भारत के प्रथम विदेशी यात्री थे, मौर्य काल में आए हुए थे। इनके पुस्तक का नाम है इंडिका, याद रखिएगा इनके पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में उन्होंने भारत का वर्णन किया हुआ था, इसलिए इनको भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इतिहास के जनक, पूरे इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। अब आखिर हमारा सवाल आता है कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अपना अलग अलग विचार दिए हुए हैं। अलग अलग इतिहासकार के अनुसार यानी अलग अलग विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा अलग अलग है। आप परिभाषा हटाइए, बस इतना समझिए, इतिहास जो है अतीत का अध्ययन है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। यानी जो अतीत में जो घटना निश्चित रूप से घटी हुई है उसी के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अगर हम विद्वानों की बात करें तो सारे विद्वान के जो परिभाषा उपयुक्त है, कोई एक परिभाषा उपयुक्त नहीं है। आपको जो सही लगे उसे बताइए। ब्यूरी साहब जो है वो इतिहास को एक विज्ञान की तरह परिभाषित किए हुए हैं। उनका स्टेटमेंट है इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज्यादा न इससे कम। यानी कि वो विज्ञान से तुलना किए हुए हैं, इतिहास की तुलना वो विज्ञान से किए हुए हैं। उनका कहना है कि इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज्यादा न इससे कम। चलिए जब हम
इतिहास जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो है एक लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने से ये होता है कि आसान हो जाता है और सब कुछ याद होने लगता है, और ऐसे काफी कठिन लगने लगता है, और एक लेंदी सब्जेक्ट है जिसके कारण आधा पढ़ने के बाद मन नहीं करता है, मन उब जाता है पढ़ने से। तो आखिर इतना लेंदी है और जो चीज बीत चुका है उसको हम क्यों पढ़े, इसको पढ़ना आवश्यक क्यों है? तो आप सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे हम एग्जाम पास करेंगे और हमारा जॉब होगा। तो एग्जाम तो पास करेंगे ही, लेकिन इतिहास पढ़ने का मकसद एग्जाम पास करना नहीं है। इतिहास महज एक परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। इतिहास पढ़ने का मतलब है अपने अतीत को जानना। इतिहास हम अपने अतीत के जानकारी के लिए पढ़ते हैं। फिर यह आवश्यक क्यों है, अतीत को हम क्यों जाने? चलिए हम बताते हैं इसको क्यों जाने। अतीत की जब जानकारी हमें मिलती है तब हम इतिहास के माध्यम से हम अतीत के बारे में जानते हैं, और अतीत को जानकर ही हम अपने वर्तमान को समझ पाते हैं और भविष्य निर्माण के लिए सोच सकते हैं। अतीत में जो हम गलती किए हुए हैं उसको सुधारने का हमें अवसर मिलता है। इतिहास पढ़ने से ही हमें वो अवसर मिलता है। अगर जो हम अतीत में गलती किए हैं वही गलती वर्तमान में फिर दोहराएंगे या भविष्य में दोहराएंगे तो फिर हम उतने साल पीछे चले जाएंगे। विकास की प्रक्रिया जो होगी धीमी होने लगेगी। फिर हम पाषाण काल में जो गलती किए हुए, पाषाण काल जो ध्वस्त होने का कारण है, अगर वही गलती हम फिर से दोहराए तो फिर तो हम पाषाण काल में चले जाएंगे। तो ये विकास की प्रक्रिया जारी रहे, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे, इसलिए अपने अतीत को बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई समाज अपने अतीत के बारे में नहीं जानता है तो उसका वैसे ही हालत हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति का याददाश्त का गुम हो जाना। आप ऐसे समझिए, अगर कोई रूम जो है वो लॉक है और उस ताले का चाबी आपको पता नहीं और चाबी का गुच्छा आपको दे दिया जाए, तो जब आप एक एक करके खोलेंगे तो काफी समय लग जाएगा। वहीं अगर आपको बता दिया जाए कि इस ताला का चाबी ये है तो आप चंद सेकंड में उसको खोल लेंगे। ठीक उसी प्रकार मानव भी है। अगर मानव अब गलती करेगा और सुधारेगा तो आगे बढ़ने में काफी समय लग जाएगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि मानव से गलती नहीं होता है, मानव जो है वो गलती करता है, मानव है तो गलती करना स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ पे जरूरी बात ये है कि हम गलती करके और सुधारे, फिर गलती करे सुधारे। इससे अच्छा है कि हम दूसरे के गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। दूसरे से गलतियों से हम सीखेंगे तो हमारे सफल होने में कम समय लगेगा। तो अतीत के बारे में हम जानेंगे, वहाँ पे जो विज्ञान विकसित था, जो वहाँ पे संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसको अपनाकर हम आगे बढ़ेंगे। जो हम गलती वहाँ पे किए हुए थे वो गलती को हम नहीं दोहराएंगे, यानी हम अपने वर्तमान को समझ पाएंगे और भविष्य के निर्माण के बारे में सोच सकेंगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास अधिक चाहते हैं, तो अतीत के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इतिहास पढ़ना आवश्यक क्या है, क्यों है, इतिहास का महत्व क्या है। चलिए अब वास्तविक रूप से हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। इतिहास का कालखंड, इतिहासकार जो है, बड़े बड़े विद्वान जो है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटे हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राग ऐतिहासिक खत्म हुआ तो आद्य ऐतिहासिक शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बस हम अपने फायदे के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटे हुए हैं ताकि हम इसे सरल तरीका से पढ़ सके, आसानी से याद कर सके, सुगमता से और सरलता से हमें याद हो सके। इसलिए इसे हम कालखंडों में विभाजित किए हुए ताकि हम सिस्टमेटिक ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ सके। तो जो इतिहासकार है वो 3 भागों में इतिहास को बांटे हुए हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, इसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक, इसे हिंदी में पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, और ऐतिहासिक जिसे हिस्ट्री या हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक को ही हम पाषाण काल बोलते हैं क्योंकि इस समय के मानव जो थे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे जिसके कारण इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। वो पत्थरों का प्रयोग किस चीज में करते थे? वो पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने में, हथियार बनाने में करते थे, आत्मरक्षा के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, जिस कारण से इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक के अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक में ही कांसा का खोज हुआ था, जिस कारण आद्य ऐतिहासिक को कांस्य युगीन कहा जाता है। ऐतिहासिक में लोहा का खोज हुआ था, जिस कारण इसे लौह युगीन कहा जाता है। चलिए एक एक करके हम सबके बारे में समझ लेते हैं।
चलिए अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। अब सवाल उठता है कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई है। प्राग ऐतिहासिक, इसका जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त हुई है। आद्य ऐतिहासिक, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब सवाल उठता है कि इन सब के जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए प्राग ऐतिहासिक के जो मानव थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इस समय कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो भी हमें पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है उसी की सहायता से हम पता लगाकर एक अनुमान लगाए हुए कि प्राग ऐतिहासिक में मानव ऐसे ऐसे रहते थे, ऐसे जो भी काम करते थे ऐसे करते थे। पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से ही हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त किए हुए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक की जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से प्राप्त होती है। इस समय कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस समय के मानव जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक, इसकी जानकारी भी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से ही प्राप्त होती है, लेकिन इस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध था। इस समय के जो लिखित साक्ष्य है हमें प्राप्त है, किंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आता है, और आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो होती है भाव चित्रात्मक होती है, यानी कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक की जानकारी भी हमें पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है। लिखित स्रोत उपलब्ध तो है किंतु इनको पढ़ा नहीं जा सका है। अब रहा सवाल ऐतिहासिक का, तो ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं एवं लिखित स्रोत दोनों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक वस्तुओं एवं लिखित स्रोत दोनों से प्राप्त होती है। लिखित स्रोत को सरलता से पढ़ा भी जा सकता है। अब आप अगर डिफिनीशन की सोच रहे हैं तो आप जो कुछ भी सुन रहे हैं उसको सुन के अपने ही भाषा में डिफिनीशन इसको बना सकते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक इतिहास की वह कालखंड है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त होती है। इस समय के कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है क्योंकि इस समय के मानव पढ़े लिखे नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक इतिहास के वह कालखंड है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से प्राप्त होती है। इस समय के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं एवं लिखित स्रोत दोनों से प्राप्त होती है एवं लिखित स्रोत को सरलता से पढ़ा भी जा सका है। तो ये रहा तीनों का इंट्रोडक्शन। प्राग ऐतिहासिक में जो मानव थे अधिक से अधिक पत्थर का प्रयोग करते थे, यानी पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार का प्रयोग करते थे और पत्थर से ही अपनी जानवरों से अपनी आत्मरक्षा भी करते थे। तो इसलिए प्राग ऐतिहासिक को ही पाषाण काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक को ही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, इसलिए प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक में कांसा का खोज हुआ, इसलिए आद्य ऐतिहासिक को कांस्य युगीन कहा जाता है। ऐतिहासिक में लोहा का खोज हुआ, इसलिए ऐतिहासिक को लौह युगीन कहा जाता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। तो इतिहास के त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। वो अतीत में मिलने वाली पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पे ही इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किए हुए थे। वे त्रियुगीन विभाजन कौन सा है? यही है पाषाण काल, कांस्य युगीन, लौह युगीन। ये किसके द्वारा विभाजित किया गया है? क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा विभाजित किया गया है। यानी क्रिश्चियन थॉमसन जो थे वो इतिहास को त्रियुगीन विभाजित किए हुए हैं, यानी वो अतीत में मिलने वाली धातुओं के आधार पर इतिहास को बांटे हैं। जहाँ पत्थर मिला उसे पाषाण काल कहा, जहाँ पे कांसा मिला उसे कांस्य युगीन कहा, जहाँ पे लोहा मिला उसे लौह युगीन कहा। ये किसके द्वारा विभाजित किया गया है? क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा विभाजित किया गया है। आप याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? क्रिश्चियन थॉमसन किए हुए। जे थॉमसन नहीं, इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन किए हुए थे और त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन किए थे। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और लिखित स्रोत के आधार पर जो इतिहास के विभाजित किए हुए हैं वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनका पूरा नाम है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो इतिहास को लिखित स्रोत के आधार पर बांटे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे लिखित स्रोत मिला उसको प्राग ऐतिहासिक कहा गया। जहाँ पे लिखित स्रोत मिला किंतु उसे
पढ़ा नहीं जा सका उसे आदि ऐतिहासिक कहा। जहाँ पे लिखित स्रोत नहीं मिला उसे प्राग ऐतिहासिक कहा। और जहाँ पे लिखित स्रोत प्राप्त हुआ और उसे सरलता से पढ़ा भी जा सका उसे ऐतिहासिक कहा। इस तरीके से विभाजन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। लिखित स्रोत के आधार पर विभाजित किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन किए हुए थे। चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक को ही पाषाण काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल चाल्कोलिथिक एज। आप लिख सकते हैं पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज और ताम्र पाषाण काल चाल्कोलिथिक एज। हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नव पाषाण, फिर ताम्र पाषाण। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल में पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। तब तक हम इसको मिटा देते हैं। इतिहास को कितने कालखंड में विभाजित किया गया है? 3 कालखंड में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं पहले। 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। कब से कब तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। हालांकि ये डाटा बदलता रहता है, लेकिन लगभग में आप इतना मान सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छा से याद रखेंगे। पच्चीस लाख से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है। अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में क्यों पूछा हुआ था, यानी मध्य प्रदेश पीसीएस में ये क्वेश्चन वहां पे इसलिए पूछा हुआ था कि पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, जो आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका जगह। तो इस कारण वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। पूरा पाषाण काल के मानव को ही आदि मानव कहा जाता है। ये आदि मानव से संबंधित है और मध्य प्रदेश में भीमबेटका जगह है जो आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमेशा याद रखिए क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉब, हमेशा जो जॉब में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके स्टेट से संबंधित क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। के का मतलब समझ रहे हैं ना, 1000 होता है। के कहीं भी लिखा होगा तो उसका मतलब 1000 समझेगा। हालांकि ये चीज अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया में कहीं भी लाइक सब्सक्राइबर जब 1000 हो जाता है तो के में ही दिखाया जाता है। तो भली भांति आप इससे परिचित होंगे। के का मतलब 1000 होता है।
आप ये सोच रहे होंगे ना कि उल्टा क्यों चल रहा है, 25 लाख और 12,000 ईसा पूर्व उल्टा क्यों चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले भारत में जो तिथि की गणना की जाती थी वो विक्रम संवत एवं शक संवत के आधार पर की जाती थी, लेकिन अभी पूरे विश्व में तिथि की गणना ईसा मसीह के जन्म के आधार पर किया जाता है। ईसा मसीह के जन्म को हम शून्य वर्ष मान लेते हैं और इनके जन्म से पहले जितना भी घटना हुआ है उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, और इनके जन्म के बाद जितना भी जन्म से और जन्म के बाद जितना घटना हुआ है उसको ईस्वी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी को इंग्लिश में बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। ईस्वी को बोलते हैं एनो डोमिनी और ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से जितने भी पहले घटना हुई है वो उल्टा ही चलता है। यानी जैसे समझिए 25 लाख पहले से लेकर और इनके जन्म से 12,000 तक के समय को ही पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जितना भी घटना है वो उल्टा ही चलेगा और बाद में जो होगा वो सीधा चलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे उल्टा यहाँ पे क्यों चल रहा है, और के का मतलब 1000 होता है। पूरा पाषाण काल का समय अवधि क्या है, 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव किस काल के मानव को कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के मानव को कहा जाता है। इस काल के मानव को आखेटक भी कहा जाता है। आखेटक का मतलब अभी हम समझेंगे। आखेटक यानी होता है शिकारी। जो शिकार करता है उसे क्या बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं। तो शिकार करने को हम आखेट बोलते हैं और आखेट करने वाले को आखेटक बोलते हैं। इस समय के जो मानव थे वो अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे, और जो शिकार करते थे उन्हें शिकारी कहा जाएगा। इसलिए इनके लिए एक नया शब्द दिया गया आखेटक। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकारी। तो पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के मानव को आखेटक कहा जाता है, और पूरा पाषाण काल के मानव को ही खानाबदोश कहा जाता है। ये 3 नाम आप याद रखेंगे। पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के मानव को आखेटक कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के मानव को खानाबदोश कहा जाता है। आखेटक का आप मतलब समझ गए होंगे, यानी कि शिकारी, और खानाबदोश का मतलब क्या होता है, खानाबदोश यानी जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना पेट का भर जाना। आप नवजात शिशु को देखे होंगे ना, नवजात शिशु का उद्देश्य क्या होता है, उनका बस पेट भर जाना चाहिए। जब तक उनको भूख नहीं लगी होती है वो आराम से खेलते रहते हैं, जब भूख लगती है तो जोर जोर से रोने लगते हैं, और जब हम उनको दूध पकड़ा देते हैं तो वो पैर मारकर अपना खेलने लगते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है उनका बस एकमात्र उद्देश्य क्या है, पेट उनका भर जाना। ठीक इसी प्रकार पूरा पाषाण काल के मानव भी थे, उनके भी जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि उनका पेट भर जाए। इसके लिए वो शिकार करते थे, शिकार करके अपना पेट भरते थे। तो इसलिए पूरा पाषाण काल के मानव को खानाबदोश कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के मानव को आखेटक कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। और इसका समय अवधि क्या है, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ा उपलब्धि ये रहा है कि पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ। आग का खोज कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, आग की खोज किस काल में हुई, पूरा पाषाण काल में। यानी पूरा पाषाण काल के जो मानव थे शिकार के क्रम में ही आग की खोज कर डाले। प्रारंभ में जब वो आग की खोज किए हुए थे तो वो भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग नहीं करते थे, आग का प्रयोग वो आत्मरक्षा के लिए करते थे। जैसे किसी जानवर से बचना है तो आग लेकर जाते थे, तो वहां पे जानवर डर के भाग जाते थे, या फिर मतलब शिकार करने के लिए भी करते थे, रोशनी के लिए करते थे, ठंडी के दिनों में ठंड से बचने के लिए करते थे। बाद में कहानी आप शायद सुने होंगे, जब जंगल में आग लग जाता है तब जानवर मर जाता है और उसमें जो पक जाता है उसको खाते हैं तो इनको काफी स्वादिष्ट लगता है, तब से वो आग का प्रयोग खाने में किए। लेकिन प्रारंभ में वो आग का प्रयोग किस लिए करते थे, आत्मरक्षा के लिए करते थे और ठंड में बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए करते थे। यानी पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया। पूरा पाषाण काल सबसे बड़ा उपलब्धि है आग का खोज।
चलिए एक बार इसका मैराथन कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल का समय अवधि क्या है? 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के मानव को अखेटक कहा जाता था, यानी कि शिकारी। अखेटक यानी शिकारी। पूरा पाषाण काल के मानव को खानाबदोश कहा जाता है। खानाबदोश का अर्थ होता है खाद्य संग्राहक, जो खाद्य को संग्रह करता है। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ। अच्छा, सबसे पहले मानव कहाँ बसा था? सबसे पहले जो मानव आया था वो अफ्रीका में बसा था, इसलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। आप इसमें इसका कालखंड याद रखेंगे और आगे याद रखेंगे। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था और अफ्रीका जो मानव जाति का पालना है, मानव जाति का पालना किस देश को कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे। अफ्रीका क्या है? मानव जाति का पालना है। सबसे पहले मानव कहाँ बसा? अफ्रीका में बसा। सबसे लंबा कालखंड कौन सा है? सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल ही है। सबसे ज्यादा समय मानव ने पूरा पाषाण काल में बिताया था। मानव जाति का पालना क्या है? अफ्रीका। लेकिन ये मानव जो थे सभ्य नहीं थे, यानी अफ्रीका में जो मानव बसे हुए थे वो सभ्य नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मानव जाके सभ्य तो हुआ होगा ना। तो एशिया महाद्वीप में आकर मानव सभ्य बन गया। तो सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका में जो मानव थे वो सभ्य नहीं थे। वो अपने ही दादा परदादा को जब देखते थे कि बूढ़े हो गए तो उनको ही खा जाते थे, या फिर नंगे रहते थे और उनके पास कोई भी सभ्यता संस्कार नहीं था, इसलिए मानव जो थे सभ्य नहीं थे। अफ्रीका में जो मानव बसे थे वो सभ्य नहीं थे, लेकिन मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है और सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। यहाँ पे मानव आकर सभ्य बन गया। सभ्यता का आप मतलब समझते हैं? नहीं समझते तो चलिए हम बता देते हैं। सभ्यता का मतलब होता है सभ्य मानव के समूह को सभ्यता कहा जाता है। यानी जहाँ पे सभ्य मानव रहता है, सभ्य मानव के आवास को सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता की शुरुआत हमारे घर में दिए गए संस्कारों से ही होता है। जब हमारे माता पिता जो हमें संस्कार देते हैं उसी को तो सभ्यता कहा जाता है। जब जो सभ्यता है इसका शुरुआत हमारे घरों में दिए गए संस्कारों से होता है। ये संस्कार जब किसी बड़े क्षेत्र या किसी बड़े राष्ट्र द्वारा लागू कर दिया जाता है तो सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सभ्य मानव के आवास को ही सभ्यता कहा जाता है। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। इतना कुछ आप पूरा पाषाण काल में याद रखेंगे। चलिए एक बार इसको मैराथन कर देते हैं, फिर इसके बाद हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करेंगे। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय अवधि है 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव को अखेटक कहते हैं, आदि मानव कहते हैं और खानाबदोश कहते हैं। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ। आग का खोज कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। अफ्रीका जो मानव जाति का पालना है, सबसे पहले मानव कहाँ बसा? अफ्रीका में बसा। लेकिन मानव सभ्य कब हुआ? एशिया में आकर मानव सभ्य बना। तो सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। इतना आपको अच्छा से याद हो गया होगा। चलिए अब हम मध्य पाषाण काल में प्रवेश करते हैं।
मध्य पाषाण काल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीसोलिथिक पीरियड या मीसोलिथिक एज बोल सकते हैं आप। मध्य पाषाण काल का समय अवधि क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, सॉरी ये हो गया नव पाषाण काल का समावधि। 12,000 तक खत्म हुआ था ना, तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। क्या है इसका समय अवधि है, मध्य पाषाण काल का समय अवधि क्या है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ था ये देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल, इसको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म छोटा, और लिथ मतलब पत्थर। तो माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अब जानिएगा क्यों कहा जाता है। पूरा पाषाण काल जो था उसमें मानव बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो मानव छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग करने लगा, यानी छोटे छोटे पत्थर से बने औजार हथियार का प्रयोग करने लगा। पहले की अपेक्षा थोड़े धारदार रहते थे, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो यानी छोटा, लिथ यानी पत्थर, यानी छोटे पत्थर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में ही शुरुआत हुआ, इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे। अंत्योष्टि कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ, मध्य पाषाण काल में। अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है, अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। आप सुने होंगे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है, इस 16 संस्कार में से सबसे जो अंतिम संस्कार है उसे अंत्योष्टि संस्कार कहते हैं। यानी अंतिम संस्कार को क्या बोलते हैं, अंत्योष्टि संस्कार बोला जाता है। तो मध्य पाषाण काल में आप हमेशा याद रखेंगे अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, मध्य पाषाण काल में हुआ। हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार है, आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, आप माने या ना माने, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज के जाने के बाद से हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है दिन पर दिन ध्वस्त होते जा रही है। पहले जो था हर हिंदू 16 संस्कार करते थे, जो पढ़े हो या ना पढ़े हो उनको सबको 16 संस्कार के बारे में पता होता था। आज शायद ही किसी को 16 संस्कार याद होंगे। तो दिन पर दिन जो हमारा संस्कृति है क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ये चीज से हम लोग को बचना चाहिए, अपने संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। तो जो हमारा अंत्योष्टि संस्कार है क्या है, 16 संस्कार के अंतर्गत ही आता है। तो मध्य पाषाण काल का समय अवधि क्या है, 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किस काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। ये 3 चीज आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावा भी आपको 2 चीज याद रखना है जो कि पीसीएस एग्जाम में पूछता है, स्टेट पीसीएस में पूछता है। 2 जगह का आप नाम हमेशा याद रखिएगा, दमदमा और महदहा। दमदमा महदहा, ये 2 जगह आपको हमेशा याद रखना है। ये दोनों जगह कहाँ पे है, यूपी में है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, चलिए इसको बताते हैं। दमदमा से आपसे अस्थि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। दमदमा में अस्थि मिला हुआ था। यहाँ पे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी में कौन ऐसा जगह है जहाँ पे एक ही कब्र में 3 अस्थि मिले हुए थे, तो दमदमा। या फिर अस्थियों का भंडार कहाँ मिला था, दमदमा। यानी यहाँ पे आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, अस्थि से संबंधित, यानी 100 से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दमदमा में। और महदहा में औजार यानी उपकरण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों यूपी में है। दोनों का साक्ष्य कब मिला है, मध्य पाषाण काल से ही मिला है दोनों का साक्ष्य। यानी अस्थि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, दमदमा से। औजार या उपकरण हड्डियों का, दोनों हड्डी से ही संबंधित है। हड्डियों का औजार कहाँ से मिले हैं, महदहा से। हड्डियों को उपकरण कहाँ से मिले हैं, महदहा से। इसे आप करके ये दोनों जगह को याद रखेंगे। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है जो कि स्टेट पीसीएस में पूछता है। स्टेट पीसीएस में जो पूछता है आपसे एकदम डीपली पूछता है। तो आपसे तो ऐसे बुक में नॉर्मल लिखा रहता है पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत व्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में हुई, लेकिन पशुपालन का जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल से ही शुरुआत माना जाता है। मध्य पाषाण काल से ही साक्ष्य इसका मिलने लगा। मध्य पाषाण काल में इसका साक्ष्य मिला हुआ है, 3 जगह से इसका साक्ष्य मिला हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे। पशुपालन की शुरुआत सही मायने में कब से हो गई थी, मध्य पाषाण काल से। 3 जगह से
साक्ष्य मिला है। वो 3 जगह कौन कौन सा है उसको बता देते हैं। अगर आपसे पूछता है पशुपालन, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन किस काल में की गई, तो नवपाषाण काल बोलिएगा। लेकिन पशुपालन के साक्ष्य कब से मिलने प्रारंभ हो गए, तो मध्यपाषाण काल में। तीन जगह है जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, बागौर, सराय बहादुरगढ़ और तीसरा है आदमगढ़। चलिए एक बार इसका मैराथन कर लेते हैं, फिर हम नवपाषाण काल में प्रवेश करेंगे। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल जो है 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व के समय को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। मध्यपाषाण काल में मानव पत्थर से छोटे छोटे पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे, जिस कारण मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरुआत हुआ, तो मध्यपाषाण काल में। अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार। 2 जगह है जो कि मध्यपाषाण काल में मिले हुए हैं, यूपी के ही दोनों जगह है, और दोनों से प्रश्न आपसे पूछेगा, हड्डी से संबंधित प्रश्न पूछेगा। दमदमा, महदहा। दमदमा में अस्थि आपको मिला हुआ है और महदहा में औजार, हड्डी के औजार यानी हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। और पशुपालन के जो साक्ष्य है वो मध्यपाषाण काल से ही मिलना प्रारंभ हो गए थे। अगर व्यवस्थित ढंग से पशुपालन आपसे पूछता है तो नवपाषाण काल आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा पशुपालन के साक्ष्य कब से मिलना प्रारंभ हो गया, तो मध्यपाषाण काल होगा। 3 जगह से मिला हुआ है, बागौर, सराय बहादुरगढ़, आदमगढ़। ये बागौर जो है राजस्थान में है, तो ये 3 जगह से आपको मध्यपाषाण काल से ही जो प्रश्न पूछेगा, पशुपालन के यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं, इतना आपको मध्यपाषाण काल में याद रखना है। अगर आपको इतना याद हो गया तो चलिए नवपाषाण काल में प्रवेश करते हैं। नवपाषाण काल, इसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज या नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। तो नवपाषाण काल में चलिए आपको क्या क्या याद रखना है उसको एक बार देख लेते हैं। नवपाषाण काल, इसका जो समयावधि है 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व के समयावधि को नवपाषाण काल कहा जाता है। 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल में मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि यहाँ पे कृषि का खोज हुआ था। नवपाषाण काल में क्या किस चीज का खोज हुआ था, कृषि का। कृषि से ही लिंक करके आपको आगे सब कुछ याद रखना है। तो पहले सबसे पहले तो आप कृषि याद कीजिए। कृषि का प्रारंभ मानव ने किस काल में शुरू कर दिया, तो नवपाषाण काल में। कृषि का खोज कब हुआ, नवपाषाण काल में, यानी मानव नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ से आपको सब कुछ लिंक करके याद रखना है। जब कृषि का शुरुआत हो जाएगा, अब जरा सोचिए, अगर हमको कृषि करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आवास को अस्थायी करना होगा, यानी कि उसके आसपास ही हमको अपना घर बनाना होगा। कृषि जो है, अगर आप चाहेंगे हम अमेरिका में रहकर इंडिया में कृषि कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। यूपी में रहकर बिहार में कृषि कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। कृषि करने के लिए सबसे पहले हमें आवास को अस्थायी करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि जो लोग कृषि पे निर्भर रहते हैं, अपने खेत पे निर्भर रहते हैं, वो गांव छोड़कर शहर कभी नहीं आते हैं, और जिनके पास खेत कृषि नहीं करते हैं वो गांव छोड़कर शहर में भी आकर बस जाते हैं। लेकिन जो कृषि पे डिपेंड रहते हैं वो कभी भी गांव छोड़कर शहर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शहर से कृषि गांव में नहीं किया जा सकता है। कृषि करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आवास को अस्थायी बनाना पड़ेगा, यानी उसके आसपास आपको रहना होगा।
तो कृषि हो गया, उसके बाद मानव ने जब कृषि प्रारंभ कर दिया तो क्या करेगा, आवास को अस्थायी बनाया। तो आप लिंक करके याद रखेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे कृषि, नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, तो उसके बाद क्या किया, आवास को अस्थायी बनाया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मानव का आवास अस्थायी कब हुआ, नवपाषाण काल में, क्योंकि नवपाषाण काल में ही कृषि का मानव ने प्रारंभ कर दिया था। अब आवास अस्थायी हो गया, तो सोचिए जब कृषि कर रहे हैं तो फसल उपजेगा तो फसल रखने के लिए कुछ वस्तु चाहिए ना। हाथ में हम कब तक फसल को रखेंगे, हाथ से कितना दूर तक फसल को लेकर जाएंगे। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ा वैसे वैसे आविष्कार हुआ है। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पे जब कृषि हो गया, फसल उपजने लगा, तब मानव के पास आया कि हम फसल को रखे कहाँ। तो मानव ने मिट्टी का बर्तन का निर्माण कर दिया, जिसे मृद भांड कहते हैं। मृद भांड किसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को। मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। आप याद रखेंगे मृद भांड, मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। मृद भांड की खोज कब हुई, नवपाषाण काल में हुआ। यानी मृद भांड मानव ने कब बनाया, नवपाषाण काल में बनाया। अब कृषि प्रारंभ कर दिया, अपना आवास अस्थायी कर दिया, बर्तन भी बना लिया। उसके बाद फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वो अपने पैदल सक्षम नहीं हो पा रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। तो मानव क्या खोज कर दिया, पहिया का खोज कर दिया। ये प्रश्न आपको हमेशा दिखता होगा, पहिया का खोज किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, पहिया का खोज नवपाषाण काल में हुआ। अब मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया, आवास को अस्थायी कर लिया, मृद भांड बना लिया, उसके बाद पहिया का भी खोज कर डाला। तो उसके बाद मानव के पास बचा ये चीज कि जब वो कृषि करने चले जाते थे तो उनका फसल देखभाल करने के लिए कोई चाहिए ना, या फिर रात में सो जा रहे हैं, वो अपना आवास अस्थायी कर लिए, तो कुछ मानव यहाँ पे है, कुछ मानव उधर है, तो कोई भी किसी का फसल चुरा सकता है। तो उनका फसल देखभाल करने के लिए अब वो जानवर खोजने लगे। तो उनको सबसे उपयुक्त जानवर कौन सा लगा, कुत्ता लगा। तो उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से पशुपालन की शुरुआत कर दी। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ता को पालतू बनाया गया। सबसे प्रथम खोज क्या था, आग था। सबसे प्रथम खोज आग। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया। यानी पशुपालन की शुरुआत, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन की शुरुआत कब हुई, नवपाषाण काल में हुई। अब कुत्ता को मानव पालतू बना लिए। अब देखिए कृषि से संबंधित आपसे 4-5 प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। जैसे अब कृषि प्रारंभ हो गया तो आप ये सोच रहे होंगे कितना वर्ष पहले कृषि प्रारंभ हुआ था, नवपाषाण काल में ही कितना वर्ष पहले कृषि प्रारंभ हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, 7000 ईसा पूर्व में कृषि प्रारंभ कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 7000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 7000 पहले। अभी से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 उधर हो जाएगा, अभी 2022 है, तो 2000 सामने 22 क्या है, तो कुछ नहीं है, 2000 इधर और 7000 उधर, 9000 हो जाएगा। अगर अभी से हम देखेंगे तो 9000 पहले कृषि हुआ था। अगर ईसा मसीह के जन्म से देखें तो 7000 ईसा पूर्व जो कृषि करना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। आप सोच रहे होंगे नवपाषाण काल की शुरुआत 5000 से होती है और 7000 ईसा पूर्व में कृषि कैसे शुरू हो गया। तो देखिए एक ही समय में, आपको ऐसे समझना, एक ही समय में जो डेवलप होता है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग हो जाता है। एक ही समय में एक साथ सब विकसित नहीं हो सकता है। जैसे कि पटना में अब देखिए, पटना में जो बोरिंग रोड है और फिर भिखना पहाड़ी है, इसमें तुलना कीजिए, आपको बहुत अधिक अंतर दिखेगा। बोरिंग रोड है, थोड़ा भिखना पहाड़ी से ज्यादा डेवलप है। तो एक ही समय में, एक ही काल में यहाँ पर अंतर दिख रहा है ना। तो वैसे ही उस समय भी था, 5000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ, लेकिन 7000 पहले ही कृषि करना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आते आते नवपाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि करना मानव ने प्रारंभ किया। आप देखिए अभी अगर इस काल की हम बात करें तो देखिए अमेरिका का डेवलपमेंट देखिए, इंडिया का डेवलपमेंट देखिए। डेवलपमेंट जब आप तुलना करते हैं तो देखते हैं एक ही काल में, एक ही समय में अलग अलग देशों में जो विकास हुआ है अलग अलग हुआ है। किसी देश का विकास की जो प्रक्रिया है एकदम धीमी है और किसी की बहुत ज्यादा तेज है। तो 7000 पहले कृषि का मानव ने शुरुआत किया। अब सवाल उठता है कि किस चीज की कृषि की गई थी। जब कृषि शुरुआत की गई थी तब किस चीज की प्रथम बार कृषि की गई थी, गेहूं एवं जौ की कृषि की गई थी। सबसे पहली बार कृषि गेहूं एवं जौ की गई थी।
अगर आपके ऑप्शन में गेहूं और जौ दोनों दे दे तो आप जौ को मारेंगे, क्योंकि गेहूं से पहले जौ का खेती किया गया था, बाद में गेहूं का किया गया। अगर जौ ऑप्शन में नहीं होगा तो आप गेहूं ही मारेंगे। यानी सबसे पहले कृषि किस चीज की गई? जौ एवं गेहूं का। कितने वर्ष पहले? 7000 ईसा पूर्व की गई, पहले की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ की गई थी? तो पाकिस्तान में। आप याद रखिएगा, पाकिस्तान में सबसे पहली बार कृषि पाकिस्तान में की गई थी। अगर एग्जैक्ट जगह की बात करें तो पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में ही कृषि सबसे पहली बार की गई थी। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़ में पहली बार कृषि की गई थी। अब सवाल उठता है कि मेहरगढ़ जहां है वो किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो दो पहाड़ी के बीच में स्थित है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। पहली बार जो कृषि की गई थी सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित मेहरगढ़ में की गई थी। ये सब है हमारे नवपाषाण काल के चीज जो याद रखने लायक है। कल एक में मैराथन करते फिर आगे बढ़ेंगे। नवपाषाण काल का समय अवधि क्या है? 5000 से 3000 ईसा पूर्व के समय को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल में कृषि का मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि जब प्रारंभ कर दिया करना तो आवास अस्थायी हुआ। उसके बाद मृद भांड बनाया गया। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। फिर मानव ने पहिया का खोज किया। यानी पहिया का खोज किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया। उसके बाद कृषि से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कितने वर्ष पहले कृषि प्रारंभ हुआ? 7000 ईसा पूर्व पहले कृषि प्रारंभ कर दिया गया था। कहाँ किया गया था? पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सबसे पहले कृषि जो की गई थी किस चीज की गई थी? गेहूं एवं जौ की कृषि की गई थी। आप इतना हमेशा याद रखेंगे। एक और चीज, नवपाषाण काल को ही मेगालिथ कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। आप इस चीज को याद रखेंगे, मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है और नवपाषाण काल को मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ का मतलब क्या होता है? मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथ मतलब होता है पत्थर। तो आप देखे हैं कि मध्यपाषाण काल में मानव अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया था, यानी अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। तो जब अंतिम संस्कार करेगा तो जो 100 मिलेंगे, जो 100 का ढेर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? उसके आगे वाला काल में ही न मिलेगा। तो नवपाषाण काल में बड़े बड़े 100 का ढेर मिला जो पत्थर से घिरा हुआ था, इसलिए इस काल को मेगालिथ कहा जाता है। मेघा यानी बड़ा, लिथ यानी पत्थर। तो मेगालिथ नवपाषाण काल को कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। ये हो गया नवपाषाण काल में। आप इस सब चीज को हमेशा याद रखेंगे। चलिए ताम्रपाषाण काल में थोड़ा समझना है, उसको समझ लेते हैं। ताम्रपाषाण काल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ। ताम्रपाषाण काल, इसके बारे में बस आपको समझना है, समझ लीजिए। ताम्रपाषाण का जो है इतिहास का वह कालखंड है जिसमें मानव ने तांबा का खोज किया था। यानी आपको यहाँ पे एक चीज जानने को मिल गया, सबसे पहली धातु मानव ने कौन सी धातु खोज की? तो तांबा की थी। सबसे पहली खोज क्या थी? आग थी। सबसे प्रथम खोज आग था। सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया। सबसे पहले किस धातु की खोज की गई? तो तांबा की गई थी। आप हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले किस धातु की खोज की गई? तांबा की खोज की गई, जिस कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इतिहास का वह कालखंड है जिसमें तांबा की खोज की गई थी, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। देखिए इसमें पाषाण भी जुड़ा हुआ, यानी पत्थर का भी प्रयोग होता था, तांबा का भी प्रयोग होता था। मानव जब आगे बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगा, तो उनका पत्थर से काम नहीं चल पाता था। वो जब जानवरों को दूर से मारने के लिए सोचते थे तो पत्थर ज्यादा दूर नहीं जा पाता था, तो वो पत्थर का लाठी जैसे पाइप बनाने का सोचे। पत्थर का जब पाइप बनाते थे तो बीच में कहीं से ना कहीं से टूट जाता था। तो इसी क्रम में वो तांबा का खोज कर दिए, तांबा का पाइप बनाते थे और भाला जैसे उस पर नुकीलेदार जो होता है उसको पत्थर का वो बनाते थे। इसलिए इस काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण काल कहा गया। इस काल को हम चिल्कोलिथ कहते हैं।
इस काल को चिलकोलिथ कहा जाता है। जैसे आप पहले देखे हैं, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, नव पाषाण काल को मेघालिथ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ताम्र पाषाण काल को चिलकोलिथ कहा जाता है। इसको चिलकोलिथ क्यों कहा जाता है? चिल्कोपाइराइट होता है जिससे कॉपर प्राप्त होता है। चिल्कोपाइराइट से क्या प्राप्त होता है? कॉपर प्राप्त होता है। तांबा को ही ना कॉपर कहा जाता है, कॉपर तांबा सेम है, तांबा को ही कॉपर कहा जाता है। तो चिल्कोलिथ जो है, इस कारण से इसको चिल्कोलिथ कहा जाता है। यानी चिल्कोपाइराइट से तांबा प्राप्त होता है, इस कारण से ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथ कहा जाता है। आप इस चीज को याद रखेंगे। बस आपको इतना ही ताम्र पाषाण काल में याद करना है। हालांकि ताम्र पाषाण काल जो है नव पाषाण काल का ही एक भाग होता है, लेकिन इसमें तांबा का खोज हो गया, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। चलिए अब थोड़ा हम मैप से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो कि पूछता है। लाइट चला गया, क्या ही कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ जानकारी हमें मैप से लेना है। फिलहाल मेरे पास मैप तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं आपको जगह का नाम और वहां से संबंधित घटना बता देती हूँ। मद्रास, चेन्नई के मद्रास में एक जगह है पल्लवरन। पल्लवरन कहाँ है? चेन्नई के मद्रास में स्थित है। पल्लवरन से प्रश्न ये पूछता है कि भारत में सबसे पहले मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पल्लवरन से। पल्लवरन से यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? पल्लवरन से। आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ तो क्या मिली है? मानव की खोपड़ी। मानव की खोपड़ी सबसे पहली बार कहां से प्राप्त हुई है? पल्लवरन से। ये कहाँ है? चेन्नई के मद्रास में स्थित है। आप इसको याद रखेंगे, पल्लवरन। फिर एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? आपको एग्जैक्ट जगह याद रखना है। बस मैं आपके जानकारी के लिए बता दे रही हूँ कि पल्लवरन जो है चेन्नई के मद्रास में है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पल्लवरन से ही पूछा जाएगा। मानव की खोपड़ी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई है? पल्लवरन से प्राप्त हुई है। फिर आपसे भीमबेटका से ही क्वेश्चन करेगा। लेकिन भीमबेटका आप जान लीजिए कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और अगर नदी पूछता है तो नर्मदा नदी के पास है, और पर्वत पूछता है तो विंध्याचल पर्वत के पास है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, नर्मदा नदी घाटी के पास है और विंध्याचल पर्वत के पास है। भीमबेटका से क्या प्रश्न पूछता है? चलिए जान लेते हैं। भीमबेटका से प्रश्न पूछता है कि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे ना, वो अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारी करते थे। उनके मनोरंजन का उनका साधन था चित्रकारी, नृत्य और फिर शिकार करना। तो उनकी जो चित्रकारी होती थी ना, सिंपल चित्रकारी होती थी, बस उससे अपना वो मनोरंजन करते थे। और जो चित्रकारी थी वो किस प्रकार की थी? गुफा चित्रकारी थी। यानी भीमबेटका में क्या मिला हुआ है? गुफा चित्रकारी मिला है। गुफा चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से हुआ है। उनकी जो चित्रकारी होती थी वो गुफा पे बस सिंपल सा चित्र बनाते थे। मानव का चित्र बनाए, या फिर जैसे वो शिकार करने जाते थे, हाथी देखते थे तो आकर हाथी का चित्र बनाते थे। उनकी जो चित्रकारी होती थी सिंपल सी चित्रकारी होती थी। बस ऐसे वो सिंपल सा चित्रकारी बनाते थे, अपना मनोरंजन करते थे। तो भीमबेटका में जो गुफा है वहां से गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो भीमबेटका से आपसे प्रश्न पूछेगा कि पूरा पाषाण काल के मानव जो थे वो चित्रकारी करते थे। चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? भीमबेटका से। किस प्रकार की चित्रकारी थी? गुफा चित्रकारी थी। आप ये याद रखेंगे। तो ये दो जगह का आप नाम हमेशा याद रखेंगे, पल्लवरन, भीमबेटका। और एक और जगह है जो कि कश्मीर में स्थित है, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है। इससे प्रश्न ये पूछता है कि यहाँ पे मानव का गर्त आवास प्राप्त हुआ था। गर्त आवास कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से।
गर्त आवास जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। गर्त आवास का मतलब क्या होता है? गर्त आवास का मतलब होता है कि भूमि को खोद कर उसमें अपना आवास बनाना। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कुत्ता जो है वो कहीं भी बैठता है तो वहाँ मिट्टी खोद देता है, फिर मिट्टी को खोद कर उसमें वो बैठ जाता है। वो किस वजह से वहां पे बैठता है? ठंडी से बचने के लिए वहां पे बैठता है। तो पहले जो मानव थे वो मानव भी वैसे ही गर्त आवास बनाते थे, जो कि कश्मीर के बुर्ज होम में प्राप्त हुआ है, हमें देखने को वहां पे मिला हुआ है। वो मिट्टी को खोद कर और उसमें अपना आवास बना लेते थे। जब ठंडी के दिनों में हवा जो चलती थी, तेज हवा जो चलती थी, ऐसे ऊपर से जाएगी ना, ठंडी में जो मिट्टी में जो गड्ढा है उसको स्पर्श करते हुए थोड़े जाएगी, तो वहां पे कुछ उनको राहत मिलता था, इसलिए गर्त आवास बनाकर रहते थे। तो गर्त आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। वहां पे उनके साथ उनके पालतू जानवर जैसे कुत्ता का भी शव प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्ता का शव कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम में। बुर्ज होम में क्या प्राप्त हुआ है? गर्त आवास। तो ये जगह का नाम आप याद रखेंगे। बुर्ज होम किस लिए प्रसिद्ध है? गर्त आवास के लिए। पल्लव रन में क्या प्राप्त हुआ? मानव की खोपड़ी। भीमबेटका में गुफा चित्रकारी प्राप्त हुआ, जो कि गुफा चित्रकारी थी। फिर पुरातात्विक वस्तु के बारे में आप पढ़े हैं। तो पुरातात्विक वस्तु आप सोच रहे होंगे आखिरकार पुरातात्विक वस्तु जो होती है वो कहाँ रखी जाती है? तो पुरातात्विक वस्तुओं के लिए एक संग्रहालय होता है, जो कि जैसे भारत में भी संग्रहालय है, भोपाल में स्थित है। भारत में पुरातात्विक वस्तुओं को रखने के लिए भोपाल में संग्रहालय स्थित है। उस संग्रहालय का नाम है मानव संग्रहालय, जिसका अब नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। उसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो आप हमेशा याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय का अधीन आता है। संस्कृत नहीं, संस्कृति। यानी भारत में पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किस मंत्रालय का अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय का अधीन आता है। ये आपको याद रखना है। जब भारत में संग्रहालय है तो पूरे विश्व में पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रहालय भी तो होगा। तो पूरे विश्व में पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रहालय जो है डेनमार्क में स्थित है। उसका नाम क्या है? कोपेनहेगन संग्रहालय। आप इसको याद रखेंगे। डेनमार्क में जो संग्रहालय स्थित है उसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। ये पूरे दुनिया का पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रहालय है, कोपेनहेगन संग्रहालय। इस सबको आप याद रखेंगे। और फिर जो है जो पुरातात्विक वस्तुओं के जो जनक हैं उनको कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को, जो लिखित स्रोत के आधार पर इतिहास को बांटे थे, उन्हीं को पुरातात्विक वस्तुओं का जनक कहा जाता है। तो आप ये सब चीजें याद रखेंगे। चलिए तो मैराथन करा देते हैं, फिर वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बुर्ज होम, कश्मीर का जो बुर्ज होम है वहां पे गर्त आवास प्राप्त हुआ है। पल्लव रन जो मानव के खोपड़ी के लिए यहाँ पे मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। भारत में सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? पल्लव रन में। पल्लव रन कहाँ है? चेन्नई के मद्रास में। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? गर्त आवास। पल्लव रन कहाँ है? चेन्नई के मद्रास में। क्या प्राप्त हुआ है? मानव की खोपड़ी। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। नर्मदा नदी घाटी के पास है और विंध्याचल पर्वत के पास है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? गुफा चित्रकारी। और भारत में पुरातात्विक वस्तुओं के जो संग्रहालय है वो कहाँ है? भोपाल में है। उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किस मंत्रालय का अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय का अधीन आता है। पूरी दुनिया में पुरातात्विक वस्तुओं के संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। पूरी दुनिया में जो पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रहालय है वो डेनमार्क में है। और उसको जो वो है डेनमार्क में, उसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। चलिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।